नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी कार्य में बहुत बिजी था फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब से आप लोग को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आगामी सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड, लेडी कांस्टेबल बिहार पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बिहार दरोगा मुख्य एग्जाम्स सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन का लेवल इसमें बहुत ही अच्छा है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, इस वीडियो का आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स, जो बिग बैंग है इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर होता रहता है, यानी आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी से संबंधित ये बिग बैंग सिद्धांत है, थ्योरी है। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त मिलता है, इसमें आप गेस करते चलिएगा, बाद में मैं आंसर बताऊंगा, उससे मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सवाल नंबर पहला का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। तो सवाल नंबर पहला है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज लैमिंटर ने। बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉर्ज लैमिंटर ने किया था। चलिए सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी आपका कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में स्थित है। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि बिहार से उड़ीसा को किस वर्ष अलग किया गया। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से उड़ीसा को किस वर्ष अलग किया गया, तो 1936 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 आपका है कि भारत के लवणी नदी के नाम से किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के लवणी नदी के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लूनी नदी को। ठीक है, लवणी नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लूनी नदी को जाना जाता है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है फ्रेंड्स कि उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील पड़ता है, ये भी याद रखें, और ये विश्व का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, ये भी याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए में 22, बी में 30, सी में 24 और डी में 32। तो मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए फ्रेंड्स, गेस करें। तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। कितने, 30 सदस्य। और फ्रेंड्स इसमें जो सदस्य होते हैं सभी सदस्य होते हैं जो लोकसभा से होते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स आपका लोक लेखा समिति में, देखिए नोट्स में लिख दें, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्य इसमें 22 होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें 15 सदस्य आपका लोकसभा से होते हैं एवं 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 22 होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। जबकि अगर पूछा जाए प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, और किससे होते हैं, तो लोकसभा से सिर्फ होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस करें इसका राइट आंसर होगा क्या होगा। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 7, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 महीना का। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए लास्ट सफर। ठीक है, लास्ट सफर नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। ये जो लास्ट सफर है फ्रेंड्स क्या है, चित्र का नाम है। तो इसके चित्रकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर गेस करें। तो सवाल नंबर 8 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो द विंची। एक बहुत बड़े चित्रकार थे फ्रेंड्स, इन्हीं का चित्र का नाम है ये लास्ट सफर। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। ऐसी मृदा जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर गेस करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
पेडोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोकॉल कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है फ्रेंड्स कि वैनगंगा तथा पैनगंगा वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? गेस करिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए वैनगंगा तथा पैनगंगा है जो किस नदी का सहायक नदियां हैं? तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वैनगंगा तथा पैनगंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें कि मैकाल पठार किस राज्य में अवस्थित है? गेस करें, मैकाल पठार किस राज्य में अवस्थित है? जो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में मैकाल पठार स्थित है। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 है पंजसीर घाटी कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सवाल नंबर 12 का गेस करें, पंजसीर घाटी कहाँ स्थित है? कौन सा देश में स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने है फ्रेंड्स कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? गेस करें। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफोस्कोप कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है फ्रेंड्स कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? ये देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो 1919 ईस्वी में जो रॉलेट एक्ट हुआ था फ्रेंड्स, इसे क्या काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास में इसे काला कानून भी कहा जाता है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा यह कानून पारित किया गया था फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट प्रसिद्ध हुआ था। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। फ्रेंड्स याद रखिएगा 1919 ईस्वी का जो रॉलेट एक्ट है इसे काला कानून भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसमें देखिए, इसमें एक था, इसका नारा था फ्रेंड्स कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, इसी से संबंधित यह नारा है फ्रेंड्स। इसे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा जाता है। याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में यह कानून पारित हुआ था। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, इसलिए प्रसिद्ध हुआ था 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है कि मानव शरीर में पाचन का भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, मानव शरीर में पाचन का भाग किस अंग में संपन्न होता है, यानी समाप्त किस अंग में होता है फ्रेंड्स? तो गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में होता है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन सा आंत में होता है या कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो वो भी इसका भी आंसर होगा क्या? छोटी आंत। ये भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मानव शरीर में पाचन का भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है कि पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो जॉन मिल्टन है। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 आपके सामने है कि मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? महत्वपूर्ण सवाल है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सब ट्रॉपिक। ठीक है, जिसे उपोष्ण प्रदेश भी कहा जाता है। जो उपोष्ण प्रदेश है फ्रेंड्स, यहाँ पे मौसम का उतार चढ़ाव अधिकतम होता है। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखें। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 कि सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? ठीक है, आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में किया था, जिसमें राजा राम मोहन राय जी का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपका कि सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर ने। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न रूप में विशिष्टीकृत किया गया है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा?
सवाल एक फिर से देखें कि भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न रूप में विशिष्टीकृत किया गया है। किस रूप में विशिष्टीकृत किया गया है? तो ऑप्शन ए में मृत्यु दर में वृद्धि, बी में पुरुषों के अनुपात में वृद्धि, सी में है विकास दर में वृद्धि और डी में है बच्चों व वृद्धों की संख्या में वृद्धि। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विकास दर में वृद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ सवाल है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न रूप में विशिष्टीकृत किया गया है। तो किस रूप में विशिष्टीकृत किया गया है? तो विकास दर में वृद्धि। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो राष्ट्रकूट वंश ने कौन सा मंदिर का निर्माण किया था फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ, एलोरा। ठीक है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है फ्रेंड्स वो किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में बनाया गया था। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है। सवाल यही पूछा जा रहा है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये खजुराहो का है मंदिर। किसने बनाया था फ्रेंड्स? कौन वंश ने? तो चंदेल वंश ने। याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो खजुराहो का जो खजुराहो का मंदिर है इसका निर्माण चंदेल वंश ने किया था और एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? गेस करें फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न जरूर एक पूछा जाता है एग्जाम में। तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, बी में है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, सी में संसद सत्र शुरू होने पर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो सवाल नंबर 21 है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, संसद सत्र शुरू होने पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। गेस करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? कि विकासशील देश हुआ है जिसमें, ठीक है, यानी विकासशील देश के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या होगा इसका? ए में देखिए पढ़ देते हैं कि स्थिर मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो, बी में है वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो, सी में स्थिर मूल्यों पर स्थिर जीएनपी हो, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकासशील देश हुआ है जिसमें क्या होना चाहिए? जीएनपी हो, जो किस स्तर पर होना चाहिए फ्रेंड्स? जीएनपी के बारे में मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो विकासशील देश हुआ जिसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सवाल नंबर 22, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकासशील देश हुआ है जिसमें वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो। ठीक है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, जरूर इसे याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? ठीक है, किस काल में चलता था? ठीक है फ्रेंड्स, तो पंचमार्क सिक्का है जो आपका वैदिक काल में चलता था। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैदिक काल। सवाल नंबर 24 देखिए, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि डोलड्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर गेस करें। निम्न दाब का मेखला, उच्च दाब का मेखला, विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण तक होता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डोलड्रम, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण क्षेत्र को डोलड्रम कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 आपका है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा? तो पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए जीवाश्मों का आयु किससे ज्ञात की जाती है फ्रेंड्स, तो उसका हो जाएगा आपका कार्बन काल निर्धारण। ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति होता है फ्रेंड्स, एक यूरेनियम डेटिंग पद्धति होता है। तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, जबकि कार्बन डेटिंग के पद्धति के द्वारा जीवाश्म की आयु पता की जाती है। तो सवाल नंबर 25 में आपको पूछा जा रहा है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा। सवाल नंबर 26 को देखें कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो गेस करें क्या होगा? सवाल नंबर 26, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण है जो धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 आपका है फ्रेंड्स की याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किया जाते हैं ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन में दिया हुआ, ए में राष्ट्रपति द्वारा, बी में मंत्रिमंडल द्वारा, सी में भारत के महान्यवादी द्वारा, या डी में उच्च न्यायालयों द्वारा। तो देखिए याचिका जैसे परमादेश, बंदी,
प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है आपका उच्च न्यायालयों द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 28 है आपका कि निम्न में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देश बंधु के नाम से जाने जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक देश बंधु होता है, एक दीन बंधु होता है, इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी। तो पहले इसका गेस करें, इसमें थोड़ा ट्रिक बताता हूं फ्रेंड्स जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देश बंधु किसे कहा जाता था, तो देश बंधु किसे कहा जाता, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था, जबकि CF एंड्रूज को क्या कहा जाता था, दीन बंधु। ठीक है, दीन इस तरह से, दीन मतलब होता है गरीब। ठीक है फ्रेंड्स, ये दीन मतलब क्या होता है, गरीब। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु और CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए ट्रिक इसमें क्या रहे, देखिए दास और देश बैठ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा देश बंधु किसे कहते हैं, तो दास याद रखिएगा, चित्तरंजन दास को देश बंधु, बाकी बच गया फ्रेंड्स दीन बंधु, तो दीन बंधु किसे, CF एंड्रूज को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 है फ्रेंड्स कि समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं कहलाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा मेरे ख्याल से फ्रेंड्स कि समस्त पृथ्वी पर 2 ऐसे तारीख है जिस दिन क्या होता है, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। कौन कौन डेट है फ्रेंड्स, तो वो 21 मार्च है और कितना है, 23 सितंबर है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं, समान अवधि के होते हैं, ये भी याद रखें फ्रेंड्स, 21 मार्च और 23 सितंबर को। लेकिन सवाल आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो जो सवाल नंबर 29 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इक्विनोलोकेज। ठीक है, इक्विनोक्लेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इक्विनोक्लेज कहा जाता है। तो सवाल नंबर 29 का है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है। तो लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, गेस करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आमाशय में लाइपेज का स्राव होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे फ्रेंड्स, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, सही प्रश्न को याद रखें। इसी तरह से मैं आपको अब कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।